विद्यार्थियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम लोग यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा की तैयारी करवाते हुए कविता, कहानी, आलोचना, समीक्षा, समालोचना हर विषय को लगभग ले रहे हैं। और हमने कोशिश ये की कि हम लगातार वीडियो डालते रहें ताकि आप उससे लाभान्वित होते रहें और आपका पढ़ने का, लिखने का क्रम भी लगातार बना रहे। तो वीडियो पूरा देखना है, लाइक सब्सक्राइब करना है और आप हमारे चैनल पर आकर के वीडियो देखिए पूरा। आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और हमने कोशिश ये की कि किस प्रकार से एक बार दो बार अभ्यास करने पर आपका एक रोजमर्रा का टर्म बन जाए, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो कुछ अर्जित करना है, जो कुछ हासिल करना है, उसको हासिल करने में एक कहते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी बनती चली जाएगी और हमारा खुद का भरोसा हमारे खुद के प्रति बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जो उस को अर्जित करना चाहता है, उसको अपने आप पर भरोसा होना बहुत जरूरी है कि हाँ, मैं कर सकता हूं या मैं कर दूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे बाधा आए, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं इस गोल को अचीव कर लूंगा। दिस इज मेक इट पॉसिबल, ओनली I can do it. Then I think and then I believe myself this level of, then I must gain our goal and I must be achieve the unsuccessful success. उस असंभव को भी संभव करने का मादा तब इंसान में अपने आप पैदा हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे नाटक के बारे में और भारतेंदु युग के नाटकों की हमने बात की थी। और अब हम बात करेंगे प्रसाद और प्रसाद के बाद के समय के जो नाटक है या नाटक लिखने की जो परंपरा रही है। क्योंकि नाटक एक ऐसी विधा है जो बहुत जल्दी लोगों को अपील करती है। आप नाटक के माध्यम से हर उस ऑडियंस तक जा सकते हैं जो चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे न हो, चाहे जिसको ज्ञान कम हो, चाहे अधिक हो। लेकिन अगर आप उसको उसके समय की समस्याओं से, उसके समाज की समस्याओं से अवगत कराएंगे, उनसे मिलाएंगे, तो बहुत सारी चीजें वो गाए बगाए, जाने अनजाने ही समझता चला जाएगा। और साहित्य समाज से बहुत कुछ लेता है, बहुत कुछ समाज को देता है और इस प्रकार से वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया, रिफॉर्म की प्रक्रिया को समाज के भीतर प्रोसेस में लाता है। हमारे गुरुवर नंद किशोर आचार्य हमेशा कहते हैं कि वो धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है। वहां सब कुछ चंद मिनट समय में नहीं हो सकता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। प्रेमचंद ने कब लिखा था और हम आज भी पढ़ रहे हैं, और उस उनका साहित्य किस प्रकार से कितनी ही पीढ़ियों की जिंदगी को तब्दील कर चुका है। कितनी ही महिलाओं, पुरुषों और तमाम समाज का तमाम वो हाशिए का वर्ग उसकी चेतना को रिफॉर्म करने में, उसे एक नई चेतना से बद्ध करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और वो हमेशा भूमिका निभाता रहेगा। जब तक समाज में वो समस्याएं बनी रहेगी, तब तक प्रेमचंद, रेणु, मनोहर श्याम जोशी, दूधनाथ सिंह, अखिलेश, शिवमूर्ति जी, संजीव जी, राम प्रकाश कुशवाहा, अरुण कमल, अपूर्वानंद, पुरुषोत्तम अग्रवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अनुज लुगुन, प्रेमचंद गांधी, उमा जी, प्रोफेसर सत्यनारायण पटेल, बहादुर पटेल, हमारे मित्र भंवर सिंह शक्तावत साहब, तमाम जो एक अलग सोच के साथ साहित्य लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तमाम लेखक हैं। मैं सिर्फ हिंदी के बता रहा हूं, भारतीय भाषाओं में से अद्भुत लोग हैं। मुल्क राज आनंद को पढ़िए, अरुंधति राय को पढ़िए, प्रोफेसर रतनलाल को सुनिए, तमाम लोग हैं। अशोक कुमार पांडे हैं, ऐसे कई अद्भुत लोग हैं
जो कुछ डिफरेंट लिख रहे हैं, कुछ नया लिख रहे हैं, हमारे गुरुवर प्रोफेसर माधव हाड़ा सर हैं, जिन्होंने मीरा पर बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण काम किया है। इस प्रकार के तमाम लोग हैं जो विश्वविद्यालयों के अंदर भी हैं, विश्वविद्यालयों के बाहर भी हैं। नरेश मेहता जी हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो मुझे विजय बहादुर सिंह जी हमारे गुरु जी हैं, राधा वल्लभ त्रिपाठी हैं, बजरंग बिहारी तिवारी जी हैं। देखिए, सुनना, समझना, पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम उसको लगातार रिदम में लाते रहेंगे और हमारा भरोसा, मैंने कहा ना कि खुद के प्रति मजबूत होता रहेगा, हम अपनी सोच को, तो प्रसाद के नाटकों की हम जब भी बात करते हैं, प्रसाद ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नाटककार के रूप में हमारे सामने वो आते हैं और ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं। और देखिए, उनके नाटकों के नाम मैं बोल देता हूँ। क्या बोलते हैं वो? विशाख उनका नाटक 1921 में आया था। अजात शत्रु 1922 में। प्रसाद का जन्म 1890 में हुआ था और 1937 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका पूरा नाम है जय शंकर प्रसाद। ठीक, बनारस में पैदा हुए थे। प्रसाद के समकालीन, प्रसाद के साथ ही थे वो, प्रेमचंद के साथ ही थे। और देखिए, अपने समय के दोनों अद्भुत रचनाकार, अद्भुत मित्रता, एक बड़ा उपन्यासकार, एक बड़ा कवि, लेखक, उपन्यासकार। प्रसाद के जो प्रमुख नाटक है उनके नाम बता रहा था मैं। अजात शत्रु 1922, कामना 1924 जो बाद में फिर से 1927 में प्रकाशित हुआ था, जन्मे जय का नाग यज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक गूंठ 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी जो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है उनका 1933। ठीक है, तो ये प्रसाद के प्रमुख नाटक है। और प्रसाद की मैंने कहा ना कि अलग विशेषताएं इतिहास को लेकर के, और सारे देखिए मुस्लिम आक्रमणकारियों के हिंदुस्तान में आने के पहले का जो इतिहास है हिंदुस्तान का, उसी को लेकर के उन्होंने सारे नाटक लिखे हैं, जिसमें कह सकते हैं कि हिंदू सभ्यता और बौद्धिस्ट जो कल्चर थी या बुद्धिस्ट जो साम्राज्य था उसको लेकर जो भी कॉन्ट्राडिक्शन के उनको लेकर के उन्होंने लिखा है। और उस उन संदर्भों के साथ वो नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने कहा ना कि इतिहास को लिखने का मतलब इतिहास को सिर्फ लिखना नहीं है, बल्कि इतिहास को किस तरह से आप वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान समय में रिलेवेंट कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं। यही एक रचनाकार का महत्वपूर्ण काम होता है, यही उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस भूमिका को वो कितना शिद्दत के साथ निर्वाह कर पा रहा है, यही उसकी रचनाओं की परीक्षा होती है। उसके बाद जो नाटककार हैं, एक घूंट जो उनका है ना वो 1912 में लिखा था। ये मतलब एक वो एकांकी है। और करुणालय 1912 को गीत नाट्य के अंतर्गत रखा गया है। करुणालय भी उनका है तो गीत नाटक के रूप में आता है। और एक घूंट उनका एकांकी। एकांकी में क्या होता है, एक ही अंक होता है और नाटक में बहुत सारे अंक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए उसके बाद है हरिकृष्ण प्रेमी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास है, गोविंद वल्लभ पंत है, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, वृंदावन लाल वर्मा है जो कि वो भी ऐतिहासिक नाटक उपन्यास लिखते रहे हैं, किशोरी दास वाजपेयी है, वियोगी हरि चतुर्सेन शास्त्री है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र है। ठीक है, ये हरिकृष्ण प्रेमी के कौन कौन से नाटक हैं? रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, स्वप्न भंग, आहुति, विषपान, उद्धार, शपथ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, संरक्षक, विधा, आन का मान, संबत प्रवर्तन, अमृत पुत्री, छाया बंधन। ठीक है, ये भी ऐतिहासिक नाटककार हैं। रक्षाबंधन 1934 में रानी कर्णावती द्वारा मुगल सम्राट हुमायूं को जो राखी भेजी गई थी उसको लेकर लिखा गया है।
प्रतिशोध 1937 का नाटक है, जो बुंदेलखंड के वीर योद्धा चंपत राय एवं उसके पुत्र छत्रसाल के जीवन चरित्र के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाता है। स्वप्न भंग शाहजहां के पुत्र द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना बलिदान देने की जो कथा है उसको लेकर के है। विषपान 1945 में राजकुमारी कृष्णा देश हित के लिए विषपान कर लेती है। ये राजस्थान के राजपुताने की घराने की कहानी है कि जहां कृष्णा को राजकुमारी थी और किसी कारण से कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको फिर उस बाद में उसको मतलब जहर पी जाती है, अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। फिर प्रसाद युग के जो महत्वपूर्ण नाटककार हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सन्यासी, कल्पतरु, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात आदि उनके बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। सन्यासी 1929 का नाटक है और विदेशी शासकों की नीतियों का विरोध करने के लिए सन्यासी किस प्रकार से सारी चीजों का विरोध करते हैं उसके बारे में है। और सिंदूर की होली 1934 में मिश्र जी का विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषय को चुना हुआ है। उन्होंने कहा ना कि भारत में विधवा विवाह की बड़ी समस्या रही है और आज भी हिंदुस्तान में न जाने कितनी जातियां ऐसी जातियां हैं जिनमें विधवा विवाह नहीं होता है। तो उसके कारण किस प्रकार से तमाम समस्याएं खड़ी होती है। और जब चाइल्ड मैरिज आप करवाएंगे तो बड़ी, क्योंकि किसी भी समस्या की जब तक हम जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम उसका कोई समाधान कर पाए या नहीं कर पाए वो हमारे लिए एक हमेशा बहुत बड़ी चुनौती के रूप में रहती है। तो उस चुनौती का सामना करने के लिए, समाधान करने के लिए उस समस्या की जड़ में जाने की जरूरत होती है। हम कई बार ऊपर ऊपर से चीजों को साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे रिमोट जड़, कहते ना कि जड़ में अगर कीड़ा लग जाता है तो फिर पेड़ को खत्म होना ही है। इसलिए जड़ को समझने की आवश्यकता है। और जो लेखक, जो समाज रिफॉर्मर, चिंतक, विचारक उस वास्तविकता को समझता है, हमेशा उस वास्तविकता के साथ ही बात करता है। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक नाटकों में है गरुड़ ध्वज 1945 में है, इन्हीं का है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। वसंत राज 1950 में है। अश्वमेध एवं वितस्ता की लहरें 1953 का है। और मिश्र जी के नाटक क्षेत्र उनके मौलिक प्रयोग किए हैं उन्होंने, और उनमें 3 अंकों के हैं तथा उसमें बहुत सारी चीजें अलग तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने प्रयोग किया है, जो कि एक नाटककार, एक लेखक का अपना एक तरीका होता है। गरुड़ ध्वज 1945 का हमने बताया ना कि मतलब किस प्रकार से, जिसको भारतीय संस्कृति के जो तमाम संदर्भ हैं, जो तमाम प्रतीक हैं, जो सांस्कृतिक जो विरासत है, जिसके बारे में ग्रामशी लगातार कहा ना, जो जर्मन इटली के बड़े विचारक थे ग्रामशी, अंतोनियो ग्रामशी, उन्होंने कल्चरल जो एम्पावरमेंट है उसकी बार बार बात की और उसको बाद में भारत के जो तमाम विचारक उन्होंने समझा, ग्रहण भी किया और ये समझने की कोशिश की कि सिर्फ समाज को आप आर्थिक स्तर पर चेंज कर देंगे उससे समाज की जो वास्तविक चेतना है, समझ है, उसमें परिवर्तन घटित नहीं होगा। इसलिए जो जिसे हम संस्कृति कहते हैं, जिसे हम कल्चर कहते हैं, इसमें हमारे तमाम त्योहार, खाना पीना, रहना, पहनना, घूमना फिरना, सारी चीजें आ जाती है उसमें। स्त्रियां किस प्रकार की वेशभूषा पहनती है, पुरुष कैसी वेशभूषा पहनते हैं, जूते, हमारे बाल बनाने का स्टाइल, माथे पर टर्बन बांधना, पगड़ी बांधना है ना, धोती कुर्ता पहनना है, जो पहले हाथ से बनाई हुई चमड़े की जूतियां लोग पहनते थे वो है, अब तो बहुत सारी कंपनियां मशीनें बना रही है ना। तो किस प्रकार से, जिसे कहा ना कि देश देश पे पानी बदले और 3 कोस पे वाणी बदले, क्योंकि भारतीय समाज में जितनी सारी विविधता है, जितना सारा वैविध्य है, उस वैविध्य को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और जो हेजेमनी है, जो हरारकी है, हेजेमनी का मतलब होता है वर्चस्व, यानी कि हम तुमसे ऊपर हैं, हम तुम पर शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं। हरारकी मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, है ना, जो विभाजन करके रखा हुआ है समाज में। देखिए
समय समय पर मैंने कहा ना कि बहुत सारी शब्दावलियाँ आती हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन आया है अभी, सबाल्टर्न डिस्कोर्स की हम बात करते हैं, या उस समय आज़ादी के समय फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो उसमें अलग अलग तरह की शब्दावली आई थी, है ना। तो जब समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो तमाम तरह की नई नई शब्दावलियां, नए नए विचार, नई नई चीजें आती है समाज में। और उन नई चीजों को जब हम समझने लगते हैं, उनका प्रभाव जब हम समझते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें अपने आप ही समझ में आती है। ठीक है, तो अभी के लिए उतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखिए और गुनिए और बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आएगी। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। कि अभ्यास करने से क्या होता है कि पत्थर भी घिस सकता है। तो अगर आप लगे रहेंगे लगातार, अपनी जो कमजोरी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब जो हमें चीज कठिन लगती है उससे नहीं, हमें जो सिंपल लगती है उससे हमें शुरुआत करना हमेशा। कई बार होता है ना कि हम हार्ड चीजों की तरफ जाते हैं और फिर समझ नहीं पाते और फिर हम गिव अप कर देते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करके हम बड़ी चीजों की तरफ बढ़ सकते हैं। हो सकता है, मैंने कहा ना कि बहुत सारी हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलेंगे, निराशा मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हमें फिर शुरू करना है, फिर शुरू करना है। और यही तरीका है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, सेठ गोविंद दास बड़े आदर्शवादी नाटककार थे। ये प्रसाद यूके ही हैं। उनके प्रमुख नाटक है प्रकाश, स्वतंत्रता सिद्धांत, सेवा पथ, संतोष कहाँ, त्याग और ग्रहण, बड़ा पापी कौन, सुख किसमें, महत्व किसे, गरीबी या अमीरी। मैंने कहा ना कि आदर्शवादी, जैसे प्रेमचंद शुरू में लिखे रहते हैं ना बहुत आदर्शवादी कहानियां, तो ये भी आदर्शवादी थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय था, आप जान लीजिए कि समाज में आदर्श का बड़ा बोलबाला था। और गांधी का प्रभाव कहीं ना कहीं था ही, क्योंकि गांधी जी के साथ ये था कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। हमारी बहुत सारी असहमतियां उनके साथ हो सकती है, लेकिन उनकी जो कहते हैं ना कि मतलब जो आम जनता तक पहुंचने की जो उनकी शक्ति थी, वो अद्भुत थी। और जितनी लोकप्रियता उनको उस जमाने में मिली थी, वो शायद किसी अन्य राजनेता को, किसी अन्य जन नेता को नहीं मिली। ये गांधी का अपना महत्व है। इसलिए उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और आलोचना बहुत जरूरी है, समालोचना बहुत जरूरी है, लेकिन हम पहले उनको पढ़ लें, जान लें, उसके बाद अगर आलोचना समालोचना करते हैं तो और भी अच्छी बात है। बगैर पढ़े बगैर जाने अगर आलोचना समालोचना करेंगे तो फिर हमारा ज्ञान अधूरा होगा और हमारी समझ एकांगी होगी, और हम किसी के भी बहकावे में कभी भी आ सकते हैं। इसलिए उस विषय को पढ़ना, उसकी समझ को अर्जित करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखिए, गोविंद जी के हर्ष, कुलिनता, शिशुगुप्त, अशोक, शेरशाह, कर्तव्य, कर्ण आदि उनके ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाटकों की कोटि में आने वाले नाटक है। मैंने कहा ना कि इतिहास और पुराण दोनों को लेकर के उन्होंने लिखा, और बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा उन्होंने। फिर है गोविंद पल्लभ वल्लभ पंत। वो कौन है? सेठ गोविंद दास। ये कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। अंगूर की बेटी, आपको मालूम ही है, बहुत प्रसिद्ध नाटक है, 1935 में लिखा गया था। और शराब के दुर्गुणों के बारे में बताते हैं इसमें। अंगूर की बेटी, आपको मालूम है शराब अंगूर से बनती है। फिर सिंदूर की बिंदी, परित्यक्ता नारी की समस्या, कैसे पुरुष स्त्री को छोड़ देता है। अब तो जमाना बहुत बदल चुका है, लेकिन एक जमाना था तब बहुत बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। तो उन सारे बैकग्राउंड को भी हमें समझने की आवश्यकता है। फिर है राजमुकुट, अंतपुर का छिद्र, ये उनके ऐतिहासिक नाटक है। और प्रथम नाटक में पन्नाधायक के बलिदान की गाथा है राजमुकुट में, तथा अंतपुर के छिद्र में राजा उदयन को दो रानियां पद्मावती और मागंधी के संघर्ष षड्यंत्र की गाथा के माध्यम से स्त्री मन की जो तमाम पीड़ाएं हैं। भाई, राज जो महल थे, बड़े बड़े महलों में किस प्रकार से आपसी जो उनके षड्यंत्र थे, आपसी जो ईर्ष्याएं थी, वो कितनी खतरनाक थी। अभी देख लीजिए उदयपुर का, अभी पिछले 2-3 महीने पहले की बात है,
किस प्रकार से संपत्ति के लिए दोनों भाई लड़ रहे हैं। उदयपुर जो राज पैलेस है उसके लिए, या उनकी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी केस चल रहा है दोनों भाइयों में। तो ये असली जो संघर्ष है वो सत्ता और पावर का संघर्ष है। और हम लोगों के पास न सत्ता है न पावर है, तो फिर हम क्यों उनके पीछे भीड़ में जा रहे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जिनके पास पावर है, पोजीशन है, वो अपने पावर और पोजीशन को बचाने के लिए आपको उस भीड़ का हिस्सा बनाते हैं। आपके परिवार की दुर्दशा क्या थी, या आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी तो किसान थे भाई, तो फिर हम क्यों उन रजवाड़ों राजाओं जिनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है उनके पीछे जा रहे हैं। हमारे पास तो अभी 2 जून का खाने की व्यवस्था करने के लिए भी हमें मजदूरी पर जाना पड़ेगा, काम पे जाना पड़ेगा भाई। तो उस बैकग्राउंड को, उस वास्तविकता को समझने की हमें आवश्यकता है। पहले हमें अपने आप को सक्षम बनाना है, पहले हमें अपने आप को उस लायक बनाना है, उसके बाद उन सारी चीजों में पढ़ना है। नहीं तो कल फंस जाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। कोई आपको 5,000 10,000 उधार देने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी सामाजिक स्थिति को पहले सक्षम करना है, पहले बेहतर करना है, उसको मजबूत करना है। और वो बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। ये सिर्फ मैं ऊपर की बाहर की बात नहीं बता रहा हूँ। पढ़ना लिखना, उन सारी चीजों को अर्जित करने के साथ साथ हम फालतू चीजों में न फंसना और अपने आप को पहले सक्षम बनाना, पहले काबिल बनाना, उसके बाद जो करना है कीजिए। जब आप किसी समस्या से निपटने की ताकत रखते हैं तब उसमें फंसने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी औकात तो 2 कौड़ी की भी नहीं है और बड़ी बड़ी चीजों से पंगा ले रहे हैं, तो कैसे चलेगा। समझ गए। तो मेन बिंदु या मेन पॉइंट की बात यही है, इसको समझने की हमें आवश्यकता है। और मैंने कहा ना कि किताब के ज्ञान के साथ साथ जीवन के अनुभवों को अर्जित करना, सीखना बहुत ही जरूरी है। दुनियादारी के साथ तालमेल करने के लिए बहुत सारी बाधाएं आपका इंतजार कर रही है। इसलिए उन सारी परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए हमारी क्या तैयारी है, ये भी समझने की आवश्यकता है। फिर बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अश्क, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, अंधी गली, कैद, उड़ान, जय पराजय। ठीक है, ये उनके प्रमुख नाटक है। छठा बेटा 1940 में उनका प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें पुत्रों की स्वार्थपरता, मतलब कैसे आपसी षड्यंत्र होता है। अंजू दीदी 1954 का है, सर्वाधिक प्रौढ़ नाटक है ये। और उसमें स्त्री की जो सारी चीजें उनके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। फिर उदय शंकर भट्ट एक बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हैं। क्या नाम है? उदय शंकर भट्ट। अंबा सागर विजय उनके पौराणिक नाटक है, मतलब पुराणों के संदर्भों को लेकर के उन्होंने नाटक लिखे हैं। उनमें दाहर है 1938, दाहर और शक विजय मुक्तिपथ विशेष उल्लेखनीय है। मुक्तिपथ में बुद्ध के जीवन चरित्र की कथा को कहा गया है और शक विजय में ब्राह्मण और जैन संघर्ष का चित्रण किया गया है। मैंने कहा ना कि मुस्लिम आक्रमण से पहले जो स्थिति थी, चाहे बौद्धिस्ट हो चाहे जैन हो, उनमें किस प्रकार से आपस में कॉन्फ्लिक्ट थे और बुद्ध का प्रभाव भारतीय समाज पर कितना गहरा है, आप समझ सकते हैं अगर आपने उनके चरित्र को समझा होगा, उनके जीवन को समझा होगा तो। फिर वृंदावन लाल वर्मा, ये मूलतः ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, लेकिन नाटक भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लिखे हैं। फूलों की बोली, पूर्व की ओर, बिरबल, ललित विक्रम 1953 है, ईस्वी में उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। राखी की लाज, सगुन, नीलकंठ केवट 1951, निस्तार और देखी देखी। ठीक है। फिर रामवृक्ष बेनीपुरी ने क्या लिखा है? रामवृक्ष बेनीपुरी
बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार रहे हैं। अम्बपाली, कृष्णचंद्र, भिक्खु, रूप लक्ष्मी, विष्णु प्रभाकर बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार थे वो भी। समाधि, चतुरसेन शास्त्री, धर्मराज आदि महत्वपूर्ण। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें आदर्श, इतिहास, सामाजिक विषमताएं, उन सारी चीजों को इन सारे नाटककारों ने अपने नाटकों में समाहित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया कि नाटक और रंगमंच का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि नाटक रंगमंच पर ही पूर्ण होता है। रंगमंच वो जगह जहाँ पर नाटक खेला जाता है, जहाँ पर कलाकार आकर अभिनय करते हैं। हम सब कलाकार हैं, अपने जीवन के रंगमंच पर हम कुछ न कुछ नाटक करते हुए हमेशा नजर आते हैं। तो नाटककार उसी कहानी को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके हमें उस जीवन की वास्तविकता, हमें उस जीवन के सारे संदर्भों को फिर कहीं न कहीं रिकॉल करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो नाटक और रंगमंच का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। दिल्ली में NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ अगर आपको नाटक सीखने की इच्छा है तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं आप। और बहुत सारे, पुणे में पूरा बड़ा संस्थान है भारत सरकार का, और अब तो इतने सारे छोटे छोटे शहरों में बहुत सारे नाट्य खुल चुके हैं, और नाटक को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, और इंटरनेट और तमाम चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपकी उस कला में रुचि है, आप उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए, हमारे साथ बने रहिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।